इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स और सेल डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल में बहुत से मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे शॉर्ट में ER भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है जो कंटिन्यूअस लार्ज नेटवर्क के रूप में सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यूअस रहता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या राउंड बैग्स की तरह दिखाई देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखाई देता है क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ दिखाई देता है क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर और सेल के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट है, जिसका मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यूअस है, यानी जुड़ा हुआ है। यहाँ दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हैं, एक रफ दिखाई दे रहा है और दूसरा स्मूथ दिखाई दे रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत से सब्सटेंसेस के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल्स की तरह काम करता है। ये सेल के कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इनमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइजन्स और ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस। कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर्ड किया था। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। गोल्गी एपरेटस बहुत से फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी चपटी थैली जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। इन फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल एक सीरीज में अरेंज रहता है। गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन्स का एक दूसरे से कनेक्शन होता है और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म होता है। गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कनेक्शन के बारे में हम लोग गोल्गी एपरेटस के फंक्शन में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स,
और लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज्ड होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपरेटस में इंटर होता है। गोल्गी एपरेटस में इन प्रोटीन्स और लिपिड्स का प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होता है। ये प्रोडक्ट वेसिकल्स में पैक्ड होते हैं। इन राउंडेड स्ट्रक्चर को कहते हैं वेसिकल्स। पैकेजिंग के बाद गोल्गी एपरेटस इन मटेरियल्स को सेल के बाहर डिस्पैच करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे किसी फैक्ट्री में सामान को बनाया जाता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है और लास्टली पैक्ड करके डिस्पैच या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेम इसी तरह सेल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स और लिपिड का मैन्युफैक्चरिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और इनका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट गोल्गी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गोल्गी एपरेटस सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करता है और ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल और स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है जो पुराने सेल ऑर्गेनेल्स और सेल के बाहर के मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है और इस तरह से लाइसोसोम्स सेल को साफ रखता है। ये फॉरेन मटेरियल्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस से सेल को प्रोटेक्ट करता है। जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स फट जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरस होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड रहता है, यानी इनर मेम्ब्रेन मुड़ा हुआ रहता है। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन से घिरे हुए एरिया में लिक्विड प्रेजेंट रहता है। इन लिक्विड को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। ये मुड़ा हुआ मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, जिसे कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन से घिरे हुए एरिया में लिक्विड प्रेजेंट है। इस लिक्विड को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। सेल में बहुत तरह के केमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। इन केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के रूप में रिलीज होता है। इसलिए एटीपी को सेल का एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन खुद बनाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और ये प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स जैसे लीव्स में प्रेजेंट रहता है।
ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है और ये स्फेरिकल या डिस्क शेप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन से घिरे हुए एरिया में मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ग्रेना। सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन कलर को छोड़कर सभी तरह के कलर्ड प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट हैं। ये जनरली फ्रूट्स और फ्लावर्स में पाया जाता है। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स है जो रूट्स, बल्ब और सीड्स में प्रेजेंट रहता है। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय प्लांट्स के लिए फूड बनाने में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर में प्रेजेंट रहता है वो पॉलिनेशन के समय इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च और फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड या लिक्विड भरा रहता है। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है और प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है। कुछ प्लांट सेल में सेल के 90% वॉल्यूम में सिर्फ वैक्यूल्स ही प्रेजेंट रहता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये कई इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जैसे अमाइनो एसिड, शुगर, प्रोटीन और कुछ ऑर्गेनिक एसिड को स्टोर करता है। अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहता है जो फूड सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है जो एक्सेस वाटर और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकालने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पेरेंट सेल डिवाइड होता है और दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न सेल को बढ़ने के लिए और पुराने, डेड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा सेल डिवीज़न रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। इन दोनों टाइप के सेल डिवीज़न के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस वो प्रोसेस है जहाँ एक सिंगल सेल जिसे मदर सेल कहा जाता है वो डिवाइड होता है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के क्रोमोसोम के नंबर के बराबर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंगल मदर सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ मदर सेल में 4 क्रोमोसोम है और दोनों डॉटर सेल्स में भी 4 क्रोमोसोम हैं। इस तरह से माइटोसिस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करता है। माइटोसिस का मेन फंक्शन है सेल का ग्रोथ और रिपेयर करना। सेकेंड है मियोसिस। मियोसिस वो प्रोसेस है जहाँ सिंगल मदर सेल लगातार 2 बार डिवाइड होता है और 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के क्रोमोसोम के नंबर के आधा हो जाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल मदर सेल लगातार 2 बार डिवाइड हुआ है और 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ मदर सेल में 4 क्रोमोसोम है, लेकिन चारों डॉटर सेल्स में 2-2 क्रोमोसोम हैं। इस तरह से मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है और 4 डॉटर सेल्स या गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होता है। मियोसिस का मेन फंक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक
और स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन या क्वेरीज है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए।